नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे हैं और वो भी स्टॉक मार्केट में। मुझे लगता है हम लोग बहुत ख़तरनाक चीज़ सीख रहे हैं। जैसे कोई आदमी किसी बिज़नेस में घुसे। अब अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आप 24 घंटे के बिज़नेस में घुस रहे हैं। पेशेंट रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। वहीं पर अगर आप होटल चला रहे हैं तो भी 24 घंटे का काम होगा, लेकिन रिलेटिवली रात को हल्का होगा। आप कोई बैंक चला रहे हैं, खैर बैंक तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपको ढेर सारी छुट्टियाँ मिलेंगी। गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं ढेर सारी। तो आप जब भी कोई भी चीज़ में जाते हैं, कोई भी बिज़नेस में जाते हैं, तो आप उसके अननोन ख़तरे ले लेते हैं, और चूंकि वो अननोन है इसलिए आप जानते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का अननोन ख़तरा है एडिक्शन ऑफ ट्रेडिंग। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20, 30-30 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो लोग सब इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं, फिर पैसा लगाते हैं, फिर बेचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो क्रिकेट मैच देखने गए हैं, मैच देख रहे हैं। क्योंकि पैसे में एक तरह का नशा है, इसलिए आप किसी को पैसा देते हैं, फिर लेते हैं, फिर देते हैं, फिर लेते हैं, तो एक फीलिंग आती है मैं कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पर पुलक प्रसाद हमको समझा रहे हैं, अच्छी कंपनी का स्टॉक लो, बेचो ही मत सालों साल तक के लिए। लेकिन फिर लास्ट में बताते भी हैं कि कैसे किस किस कंडीशन में वो लोग बेचते हैं। और जितना अच्छा रिटर्न्स वॉरेन बफेट को मिला है आज तक, वैसे ही रिटर्न्स इनको भी मिला है। अब तक मुझे समझ में नहीं आता था कि ये एक नैरेटिव नहीं समझ में आया था कि स्टॉक मार्केट में लेकर के छोड़ देना है। अब वो नैरेटिव समझ में आ रहा है। ये पहली बार मुझे समझ में आया। इसके पहले तक मुझे लगता था पापा कोई स्टॉक खरीदते हैं, 2-4 महीने में बढ़ता है, फिर बेच देते हैं। यही मुझे भी करना होगा। इसका तो मतलब है कि हमेशा अलर्ट रहो, देखते रहो तुम्हारा स्टॉक गिरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, गिरा तो बेच दो। लेकिन ये वैसा नहीं है। अगर आप स्टडी करते हैं बुक्स खास तौर से, नॉट जस्ट मार्केट स्टडी करना मतलब कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट को देखना, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो नहीं। जो उन लोगों ने सिद्धांत निकाले हैं, प्रिंसिपल्स निकाले हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब अच्छी कंपनी को खोजो। अब मुझे किताबें खरीदते खरीदते समझ में आ रहा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है बुक्स में। जैसे मेरे पास वो बुक पड़ी है, आई एम दैट। ये मुश्किल से 400-500 की किताब होगी, लेकिन वो मेरे हिसाब से लाखों रुपए की किताब है। उसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, और 2-4 कॉपी आ जाए तो रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इस 5-6 हज़ार बुक्स में से कम 100 बुक्स, 200 बुक्स ऐसी होंगी जो बहुत कीमती हैं, लेकिन वो पढ़ के ही पता चलेगा, खरीद के ही पता चलेगा। जो लोग किताबें नहीं खरीदते उनको नहीं आइडिया होगा। इसलिए मैं किताबें किसी को देता नहीं हूँ, मतलब पढ़ के वापस कर दूंगा, अगर कोई बोलता है तो देता नहीं हूँ। हर जगह पर कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत वैल्यूबल होती हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आपको धीरे धीरे पता चलती है जब आप उसको यूज़ करते हो। जैसे अगर आप कभी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो सबसे वैल्यूबल ज़मीन होती है चौराहे की। चौराहा जो होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है। अच्छा, मान लीजिए चौराहे की ज़मीन नहीं मिल रही है, तो कोशिश करिए अगर रोड के ऊपर मिल रही है तो डबल रोड की मिले, कॉर्नर की ज़मीन मिले, क्योंकि तब उसमें आप 2 साइड में अपने विंडोज़ खोल सकते हैं और 2 साइड से विजिबिलिटी है। इसी एक प्रिंसिपल का यूज़ करके आपकी मैकडोनल्ड सुपर रिच हो गई। वो पूरी दुनिया में कॉर्नर प्लॉट्स ले लेकर पैसा लगा करके। कोई कहता था कि ये लोग बर्गर के बिज़नेस में नहीं हैं, ये रियल एस्टेट के बिज़नेस में है। ये लोग तो दुकानें खोल देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्राइम लोकेशन होता है वहाँ पर ज़मीनें खरीद लेते हैं। अब जो ज़मीन खरीदता है वही बोलेगा क्या, क्योंकि नॉर्मली जब आप खरीदने जाएंगे कॉर्नर की या चौराहे की प्लॉट तो बहुत महंगी मिलेगी, उसके बगल में सस्ती प्लॉट भी है।
लेकिन आपको पता होगा तो आप महंगी भी खरीद लेंगे। जैसे मैं थोड़ी महंगी किताब भी मिलेगी ये पुलक प्रसाद की तो भी खरीद लूँगा। आपने यही ली मोटिवेशनल इंटरव्यू वाली 2000 की? मोटिवेशनल इंटरव्यू की हमने 2000 रुपये के लिए, थिंक अगेन की हमने 4-4 5-5 कॉपी ली है, इसकी भी पुलक प्रसाद की। आज बहुत ही सिंपल चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंसिस्टेंटली हाई ROCE बिजनेस इज़ लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर किसी कंपनी का रेगुलर हर साल ROCE बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मतलब उनके कंपटीशन से इनके पास कोई बहुत बड़ी वो कोई सीक्रेट चीज़ है जो बाकी लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं इसका। एशियन पेंट्स का कंसिस्टेंटली ROCE 42, 42, 38, 33, 33, 29, 34, 38 कॉन्स्टेंटली है, ऐसा ही है एशियन पेंट्स का। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स mentored by more than 5 decades of Buffett's letter and annual meetings demand that companies have sustainable competitive advantages, SCA। कहने जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको वॉरेन बफेट से मेंटरिंग मिली है, हम लोग के पास बुक्स हैं जिसमें वॉरेन बफेट की हर साल वो अपने स्टॉक के जो एनुअल मीटिंग होती है, जितने भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। खूब मज़े होते हैं वहाँ पर, फ़न होता है, बहुत पार्टी वार्टी चलती है। और वो ऐसे लोग हैं जो पिछले 30-30, 40-40 साल से बर्कशायर हैथवे का स्टॉक ले रखा है। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10, एक शेयर भी ले रखा है आपने तो भी आप करोड़पति हो गए हैं। तो हर साल 50 साल से जो लोग मेंटर्ड हो रहे हैं वॉरेन बफेट से, वो एक चीज़ जानते हैं कि हमेशा ऐसी कंपनीज खोजो जिनके पास है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब सस्टेनेबल जो कंपटीशन चल रहा है, मतलब सस्टेनेबल वो होता है जो ख़त्म नहीं होता, उसको कहते हैं। हाँ, कोई ऐसा एडवांटेज जो दूसरों के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 लड़के हैं, शादी के लिए आए आपके पास, एक जॉब करता है और एक ने IIT क्लियर किया है, तो IIT वाले के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। एक के पास गवर्नमेंट जॉब है, एक के पास प्राइवेट जॉब है। पता है गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में मेन फ़र्क क्या है? प्राइवेट जॉब कभी भी जा सकती है, कोई भी आपको निकाल सकता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं कि जो मुझे निकाल रहा है बॉस, मैं उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लूँ कि मुझे क्यों निकाल रहा है। खैर, तो ऐसे ही कंपनीज़ में आपको देखना होता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट हाउ डज़ वन गो अबाउट असेसिंग वेदर अ कंपनी हैज़ एन SCA? लेकिन आप कैसे मालूम करेंगे कंपनी के पास अपना SCA है कि नहीं? SCA सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ़ यू परस्यू a business and investment books, the source of SCA turns out to be usual suspects। अगर आप किताबें पढ़ेंगे जिसमें कि बिज़नेस के बारे में SCA के बारे में दिया गया है, तो बोलते हैं आपका ब्रांड, जैसे एप्पल एक ब्रांड है, या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई डिस्कवरी की है और उस डिस्कवरी की राइट्स आपके पास हैं, कोई और नहीं उसको यूज़ कर सकता। या जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप में बोला जाता है नेटवर्क इफ़ेक्ट, जो जनता आपके पास आ गई वो छोड़ के जाएगी नहीं। या तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जैसे हमारे पेपैल बोल रहे थे कि हमारे पास राइट्स की बात करी, वो पेटेंट की बात करी, पेटेंट जैसी चीज़ें। हाँ, पेटेंट तो खाली किसी डिस्कवरी में होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सी चीज़ों में होता है। तो या तो इकोनॉमी ऑफ स्केल या लो कॉस्ट, जैसे हमारे अमेज़ॉन कोशिश करती है कि सस्ते से सस्ता सामान हम अपने आप दें, तो हमारे पास ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। लेट्स एनालाइज ब्रांड एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आइए चलिए समझते हैं। अगर आप किसी ब्रांड को पकड़ कर बोलते हैं कि यार ये ब्रांड अच्छा है इसलिए इसके अंदर में SCA है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो आइए देखते हैं कि है कि नहीं ऐसा। Almost every investor I know justifies a consumer-focused company's stock market success by touting brand and distribution as the source of competitive advantage। कह रहे हैं जितने भी इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ वो यही बोलते हैं अगर ब्रांड अच्छा है, जैसे टाटा ब्रांड अच्छा है, तो लोगों को लगता है इनके पास अगर ब्रांड नेम अच्छा है, फेमस है, तो उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। One of the great consumer-focused investment success stories began more than 30 years ago, 1988 to 89, when Buffett purchased Coke and Gillette shares।
ऐसे ही एक ब्रांड की स्टोरी है जो वॉरेन बफेट ने खरीदा था, कोक की और जिलेट के शेयर खरीदी थी। ये 1988-89 की बात है। मैं उस समय बहुत छोटा सा बच्चा था, 4-6 साल का था। Buffett purchased Coke and Gillette shares. Berkshire invested $600 million in Coke in 1988 and nearly same amount in Gillette in 1989. 88 में उन्होंने $600 मिलियन कोक में लगाया और 89 में एक साल बाद तकरीबन $600 मिलियन जिलेट में लगाया। जिलेट जानते हैं आप लोग? दाढ़ी बनाने वाली शेविंग रेजर। In 1993, the combined value of these two shareholdings for Berkshire Hathaway was $5.6 billion. 1989 के बाद 4 साल बाद इन दोनों का कंबाइंड शेयर होल्डिंग की जो वैल्यू थी वो $5.6 बिलियन हो गई थी, विच वॉज इक्वल टू ऑल द होल्डिंग्स कंबाइंड। उनके पास टोटल जितने भी बिजनेसेस थे उन सब के बराबर खाली ये दोनों बिजनेसेस थे। बाप रे। एंड बफेट वॉज सिटिंग ऑन अ गेन ऑफ अबाउट $4 बिलियन इन दिस बिजनेस। और वॉरेन बफेट के पास प्रॉफिट था $4 बिलियन का केवल इन्हीं दो बिजनेसेस से। ये ऐसे समझिए जैसे कि हमारे पास अगर 5,000 किताबें हैं, उसमें से खाली 2 किताबें इतनी कीमती हैं कि उसकी वजह से मुझे बाकी सब 5,000 से ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका। हिज कमेंट्री ऑन कोक एंड जिलेट इन हिज 1993 एनुअल लेटर इज एज फॉलोज। तो वॉरेन बफेट ने कमेंट्री दी 1993 में जब श्रद्धा पैदा हुई थी। क्या लिखी थी, क्या कहा था उन्होंने? The might of their brand names, the attributes of their products, and the strength of their distribution system gives them an enormous competitive advantage. सबसे पहला तो might of their brand name, अपने आप में ये दोनों ब्रांड नेम बहुत बड़े बड़े हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खाली ब्रांड नेम का है, जिलेट का और कोक का। एक तो ये हो गया। दूसरा, एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स बहुत बहुत स्पेशल है। मैंने देखा है जब भी कहीं कोल्ड ड्रिंक पीने जाओ, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोको कोला पीते हैं, 7 अप नहीं, ब्लैक वाला, लिम्का नहीं, ब्लैक कोक, तो उसमें खास टेस्ट होता है। आप उसको पियो, मीठा लगेगा, जैसे ही वो ड्रिंक आपके मुंह से गायब हो गया, मीठापन ख़त्म। आप रसगुल्ला खाओ, चाय पियोगे, बोलेगे मुंह मिठास है, तो कुछ खाने का मन नहीं है। लेकिन इसको पियो, आप पूरी 2 लीटर की बोतल पी सकते हो और आपके मुंह में मिठास नहीं आएगी। बल्कि इन सबको पीने से रहती है मिठास, और ये जो लिम्का और ये जबकि उसमें शुगर है, बहुत शुगर है, लेकिन आपके मुंह में मिठास नहीं होती। उसकी कुछ खास उसमें भाई चीज़ डाली होगी। ऐसे ही भाई जिलेट की ढेर सारे रेजर ब्लेड्स वगैरह हैं, मैं जेट यूज़ करता हूँ। तो इनके एट्रीब्यूट्स मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट के बहुत अच्छे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज जहाँ कहीं पर भी ये चीज़ें बनती हैं वो पूरी दुनिया में खटाखट ऐसे पहुँच जाती हैं जैसे बिजली घर से बिजली पहुँचती है सबके घर में। इसकी वजह से इन लोगों के पास इनॉर्मस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सेटिंग अप अ प्रोटेक्टिव मोट अराउंड देयर इकोनॉमिक कैसल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक कैसल है। कैसल मतलब बड़ा सा महल है, और प्रोटेक्टिव मोट मतलब वो नदी बना रखी है गरिमा नहीं बता, जिसमें मगरमच्छ घूम रहे हैं। हाँ, इस पे कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सकता। मोट है, इसमें मगरमच्छ पानी में डाल के रखे गए हैं। बफेट एज यूजुअल इज़ करेक्ट। बफेट जैसा कि हमेशा होता है ऐसे ही सही थे। ऑलमोस्ट 3 decades आफ्टर दिस लेटर, 30 साल हो गए, कोक एंड जिलेट continue to be enormous success and given their increasing market share continue to have a solid competitive advantage। 30 साल पहले ये चीज़ कही गई थी, आज भी उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इसकी वजह से उनका सॉलिड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बट डिड बफेट conclude that they had strong competitive advantage because they had strong brands and product attributes, or was this claim based on empirical fact that these businesses had high ROCE and increasing market share over the long term? मतलब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा करेंगे। वॉरेन बफेट वैसा नहीं करते। ये पूछ रहे हैं आखिर वॉरेन बफेट ने जो कोको कोला को और जिलेट को अच्छा बोला, क्यों अच्छा बोला? हम लोग बोलेंगे इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए।
Did Buffett conclude that they had strong competitive advantage because they had strong brands and product attributes? क्या उनका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है या उनका प्रोडक्ट्स अच्छा है इसलिए? और वॉज इट क्लेम बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स, या उनके पास फैक्ट था? फैक्ट मतलब देखिए प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट बिजनेस है? एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने मंगाया, ऊपर साबुन को प्लास्टिक के डब्बे में डाल दो, साबुन कम यूज़ होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो ब्रांड नहीं है, अभी तक कोई जानता नहीं उसके ब्रांड को। तो क्या है, कोई प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या उसका कोई पीछे एम्पिरिकल फैक्ट? एम्पिरिकल फैक्ट मतलब, छुपा हुआ। एम्पिरिकल मतलब उसके अंदर जिसको आप कैलकुलेट कर सकें, एम्पिरिकल फैक्ट मतलब उनका ROCE भी हाई है क्या, और साथ ही साथ क्या उनका मार्केट शेयर बहुत लंबे समय से बढ़ रहा है क्या? वी विल नेवर नो ऑफ कोर्स, ये चीज़ हम कभी नहीं गेस कर सकते कि क्या चीज़ दिमाग में आई है वॉरेन बफेट के। माई गेस कंटेंशन इज़ दैट इट वॉज लेटर। ऑथर कह रहे हैं मुझे लगता है कि वॉरेन बफेट को इन दोनों का, Latter है। हाँ इट वॉज लैटर। Latter मतलब लैटर मतलब बाद वाला, पहला नहीं। मान लो ये वोल्टास का एक AC है, ऊपर AC है, ये अच्छी कंपनी है, कैसे पता? क्योंकि पिछले साल भर से ये AC ख़राब नहीं हुआ। जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम बुलाते हैं, कंप्लेन करते हैं, खट से आदमी आ जाता है, और उन्होंने हमको सस्ता दिया भी है, सर्विस कॉस्ट भी सस्ती है, बहुत अच्छा है। तो क्या इस कंपनी के पास सस्टेनेबल कंपनी एडवांटेज है? हम लोग शायद बोलते हैं हाँ है, ऐसा ब्रांड होगा तो होगा ही। लेकिन अगर वॉरेन बफेट बोलेंगे पहले ROCE दिखाओ मुझे, अगर ROCE हाई है और मार्केट शेयर बढ़ रहा है तब मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो प्रूफ है कि हाँ इनके पास एडवांटेज है। बोल रहे हम नहीं जानते कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि नहीं बोला, क्या सोच कर बोला, लेकिन हमारे हिसाब से वो ROCE को पहले देखते होंगे। वोल्टास का ROCE खराब है। The reality is that most brands don't have any. Forget about sustainable competitive advantage. कह रहे हैं सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर ब्रांड्स के पास अरे सस्टेनेबल तो छोड़ो, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता ही नहीं है। आप बना रहे हो, आपसे बेहतर कोई और बना के बेच रहा है। Depending on which source you believe, across tens of thousands of brand launches annually in the US, the failure rate is 80 to 90%. इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरफ आप देख रहे हैं, कौन सी कंपनी को देख रहे हैं, हर साल हज़ारों ब्रांड लॉन्च होते हैं US में, जिसमें से 80 to 90% ब्रांड्स फेल हो जाते हैं। It is not as bad as buying a lottery ticket, but it is also not that far off. बोलते हैं ये उतना बुरा नहीं है जितना बुरा लॉटरी टिकट होगा। लॉटरी टिकट में तो लाखों करोड़ों लोग खरीदते हैं, सब फेल हो जाते हैं। यहाँ पर इतने करोड़ों नहीं है, बट हज़ारों में भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे भी बुरा भी, उससे अच्छा भी नहीं है। You may also think that failure is limited to small and untested businesses that like Cokes and Pepsis do very well. आपको शायद लगेगा कि ये जो बातें हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए होगा, बड़े बड़े ब्रांड तो आराम से कमाते होंगे जैसे कोक या पेप्सी जैसे हैं। यू वुड बी रॉन्ग, आप गलत हैं। हियर इज़ जस्ट अ स्मॉल सैम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रांड फेलियर फ्रॉम द लार्ज कंपनीज। आपको हम कुछ बड़े बड़े फेलियर दिखाते हैं जो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने किया है। सबसे पहला कोको कोला का एक ब्रांड था न्यू कोक, नहीं चल पाया। पेप्सी का एक ब्रांड था क्रिस्टल पेप्सी, नहीं चला। सिगरेट RJ रेनॉल्ड बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक प्रीमियर स्मोकलेस सिगरेट बनाया था, नहीं चला। मैक्सवेल हाउस रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी, जनरल मिल जो बड़ी कॉफ़ी ब्रांड है, वो नहीं चला पाई। सुपर कॉम्बो अ कंबाइंड सूप एंड सैंडविच मील फ्रॉम कैंपबेल, एक सुपर कॉम्बो नाम की कंपनी है, नहीं सुपर कॉम्बो एक कंबाइंड सैंडविच और क्या था, मील था, सूप और सैंडविच मील, कैंपबेल कंपनी का, नहीं चला। ऑल नेचुरल क्लीनिंग विनेगर हेन्स नाम की कंपनी है जो सॉस बेचती है, नहीं चला। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक ब्रांड को बहुत सक्सेसफुली रन कर लिया है तो आप कोई भी ब्रांड बना करके सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम रिपी स्कैन अगर प्रॉफिटेबली चला पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम एक हॉस्पिटल खोल लें और प्रॉफिटेबली चल जाए। जस्ट हैविंग अ ब्रांड मीन्स नथिंग। अगर आपके ब्रांड को लोग जानते हैं और आपके पास ब्रांड है, इसका कोई मतलब नहीं है। इफ़ समथिंग एज सिंपल
to understand as a brand does not necessarily confer competitive advantage, and even if it does, it is probably very tough to definitely say so. हम लोग मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांड बनाए, एक सुलेखा नाम का ब्रांड था, सुलेखा था क्या था, बहुत अच्छा ब्रांड था, जैसे बिग बाज़ार है ऐसे ही। हम लोग चेन्नई में रहते थे, ढेर सारी शॉप्स थी उसकी, अब तो ख़त्म हो गई। उन्होंने ब्रांडिंग पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को यूज़ किया था एड्स में। उनका प्रोडक्ट बहुत, मतलब उनका जो ब्रांड था वो फेमस तो हो गया था, लेकिन खाली उससे काम नहीं बन पाया। कह रहे हैं अगर इतनी सिंपल सी चीज़ है ब्रांड, क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए करना क्या है आपको, ढेर सारा ऐड करना है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, और आजकल यूट्यूब पे आप एक बम ब्लास्ट कर दीजिए। जैसे अभी पिछले 1 महीने पहले खूब शोर हुआ था मुकेश अंबानी की बेटी की शादी का, पैसा खर्च किया होगा उन्होंने, ढेर सारे यूट्यूबर्स को बुलाया, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, तो एक ब्रांड वैल्यू तो बनी गई। लेकिन क्या उससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा? और दूसरी चीज़, ये चीज़ भी गेस करना बहुत मुश्किल है कि किसी ब्रांड से उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भी कि नहीं। हाउ डू वी नो इफ कंपनी हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? नो प्राइज फॉर गेसिंग। पता कैसे चलेगा किसी कंपनी के पास अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? गेस करिए मत, कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। Yes, a sustained high ROCE is a good starting point to conclude that the company may have some kind of competitive advantage. आप खाली ये बोल सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, आप कैसे जानेंगे कि उसका इंजन बहुत ताकतवर है? बॉडी का उसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, गाड़ी का टायर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कीमत बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। खाली एक चीज़, कितनी ज़ोर से जा रही है। अगर कोई कार 250 की स्पीड से जा रही है, जूम करके आप उसमें बैठते हैं और गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, खट करके आगे बढ़ जाती है। और वहीं आपकी मारुति है या कोई छोटी कार है, आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं लेकिन 70, 80, 90 के ऊपर जा ही नहीं रही है। इसका मतलब उसका इंजन कमज़ोर है और उसका इंजन स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कंपनी का हाई ROCE है और बहुत सालों तक के लिए, तो आप ये गेस कर सकते हैं खाली कि हाँ, उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। And if it is a consumer company like Coca-Cola, maybe it is a brand, maybe the distribution, maybe the management, or maybe some combination of these and the other factors. और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जैसे कोकोला है या हिंदुस्तान लीवर या PNG, तो ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हो सकता है उनका ब्रांड का नाम बहुत फेमस हो, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या उनके मैनेजमेंट बहुत अच्छे हों, या इन सब का कॉम्बिनेशन आप बोल नहीं सकते, लेकिन होगा। बट प्राइमरी क्या है? ROCE, हाई ROCE फॉर लॉन्ग टाइम, सस्टेन्ड। Once we have shortlisted a company based on sustained high ROCE, we start analyzing its competitive advantage. आज मैं वैभव के साथ जा रहा था मार्केट में और अचानक से मेरी नज़र गई, आपने देखा नहीं होगा, ओपस पेंट्स की शॉप थी। बिरला कंपनी ने एक नया एशियन पेंट का जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए, पेंट का मार्केट, एक नया ब्रांड बनाया है। और आजकल उसका ऐड भी चल रहा है खूब न्यूज़पेपर में। एक सटल ऐड चलता है, जब कोई रिपोर्टर आर्टिकल लिखता है तो ऐड नहीं होता बट ऐड होता है। तो अब उन्होंने शायद 5 या 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ओपस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाँ, बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप ने। तो ये कह रहे हैं, हाँ यही दुकान थी, उसी रोड पर थी, कृष्णा टॉकीज़ के आगे। आप जब किसी कंपनी को देखें तो सबसे पहले ROCE देखें। अगर हाई ROCE है, इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सबसे पहले हम कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करें तो उसके ब्रांड के शक्ल से नहीं, उसके CEO के फेमस होने से नहीं, उसका हाई ROCE से, वहाँ से स्टार्ट करें। After weeks or months of research, we may conclude that this high ROCE is unsustainable and the company just got lucky historically. और उसके बाद फिर आप रिसर्च करें, हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीना, वीक्स और मंथ्स ऑफ रिसर्च, फिर आप बताएंगे यार इसका जो ROCE है ना अभी तो हाई है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, बहुत दिन तक इसका हाई ROCE नहीं रहेगा।
और इस समय जो हाई आरओसी चल रहा है वो केवल इसलिए क्योंकि किस्मत से कंपनी की किस्मत अच्छी है अभी, कंपटीशन शायद बैंकरप्ट हो गया है या किसी और वजह से। सो बी इट, कोई बात नहीं। व्हेन वी देन चूज़ टू स्टे अवे, अगर हमको दिखता है कोई कंपनी का कभी कभी हाई आरओसी है फिर बाद में नहीं है, तो हम उस कंपनी से दूर रहते हैं। बट टेकिंग दिस रूट ऑफ स्टार्टिंग आवर असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओनली फॉर हाई आरओसी कंपनीज सेव्स अस लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम उस कंपनीज को शेयर को छोड़ देंगे जिनके आरओसी बाद में गिर जाते हैं, लेकिन शुरू से ही अगर हाई आरओसी लेते हैं तो आपको बहुत टाइम और एफर्ट बच जाएगा। मेरे को तो सही में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है स्टॉक मार्केट, इतने ढेर सारी कंपनीज़ हैं कि देखेंगे किसको आप, बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो एक उंगली, जैसे बचपन में छोटा बच्चा अपने पापा की उंगली पकड़ता है तो सेफ फील करता है। आप जब अपने घर की गाड़ी में बैठते हैं तो सेफ फील करते हैं, सरकारी बस में बैठेंगे तो डर लगता है, ट्रेन में अकेले जाने में डर लगता है। तो एक पापा की उंगली क्या है आपकी? हाई आरओसी, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। उस ब्रांड को टीवी में आपने कितनी बार देखा है? शाहरुख खान ने, ऋतिक रोशन ने उसके बारे में ऐड दिया है कि नहीं दिया? इसके ऊपर दिमाग मत लगाइए। वॉरेन बफेट ने भी अगर किसी कंपनी को अच्छा बोला होगा तो हाई आरओसीई देख करके ही बोला होगा। इसलिए स्कूलों में बच्चों को नंबर दिए जाते हैं और बोर्ड का इम्तिहान माना जाता है दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज वो बच्चे का हाई आरओसी है कि बच्चा पिछले 1 साल में, 2 साल में फाइनल एग्ज़ाम में कितने नंबर पाया है। तो किसी स्टॉक का हाई आरओसी मतलब उसके नंबर्स, बाकी सब चीज़ें अभी छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए। इसलिए जब आपने कहा प्रॉफिट मार्जिन या कोई और चीज़, मैंने कहा भी कुछ नहीं, पहले ये दिमाग में सेटल होने दो, ठीक है। तो ये था, कंसिस्टेंटली हाई आरओसी बिजनेस इज़ लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम जानते नहीं हैं कि अगर हाई आरओसी बिजनेस है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। हो सकता है, हो सकता है। आज मैंने रिम्पी स्कैन में मीटिंग की और मैंने बताया कि कैसे हमारा रिम्पी स्कैन के साथ जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरह से सुधीर है, मैं हूँ, इसमें हम लोग को लगता है कि रिलेशनशिप का लेसन हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने कस्टमर से, अपने पड़ोसियों से, किसी भी आदमी से रिलेशनशिप बनाते हैं। वो हमारा वीक था, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, ऑलमोस्ट 15 मिनट की मीटिंग थी। फिर अब मेरा मुद्दा मेन था डिस्कस करना कि जब भी कलेक्शन के बच्चे छुट्टी लेते हैं तो एक रिलेशनशिप बनाएं मेरे साथ, मैनेजर के साथ में, मार्केटिंग मैनेजर के साथ में। वो लोग बहुत कैजुअल हैं, छुट्टी लेके बाद में फ़ोन कर देते हैं छुट्टी ले लिया है, बट रिलेशनशिप कमज़ोर है तो कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, आप भी एक लापरवाह एम्प्लॉय की तरह गिने जाओगे। अगर ऐसी ऐसी मीटिंग्स की वजह से हमारे कंपनी में अच्छा रिज़ल्ट आता है, अच्छे पैसे आते हैं, हमारा आरओसी हाई है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किस्मत से हो रहा है आरओसी हाई, या हमारे एफर्ट से, हम अच्छे मैनेजमेंट हैं, हमारा लोकेशन अच्छा है, हमारे रेट्स अच्छे हैं, हमारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कोई जज नहीं कर पाएगा। लेकिन हाई आरओसीई आप चेक कर सकते हैं साल दर साल। तो वही देखिए आप शुरू।